जय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग स्टार्ट करें जो नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये उसका पार्ट फर्स्ट है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है फॉर्मूलाज जो आपको लर्न होने चाहिए अगर आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। ये जो ऊपर दिया गया ये एक सेल रिएक्शन है जो कि बैलेंस नहीं है। नीचे वाली जो सेल रिएक्शन है वो बैलेंस है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि सेल रिएक्शन को आप ना बैलेंस कीजिए पहले, ठीक है। जैसे ऊपर अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट की साइड पर +1 चार्ज है, प्रोडक्ट की साइड पर +2 चार्ज है। तो बैलेंस नहीं, इसलिए क्या किया गया है, Ag प्लस उसकी 2 से मल्टीप्लाई की गई यहाँ पे और यहाँ भी। अब ये चार्ज बैलेंस, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी आपको केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा तो उसे बैलेंस किया जाता है, ठीक। नीचे ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपको न्यूमेरिकल में सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन दी होगी तो फिक्स होता है कि इस अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो शॉर्ट बेस की बाद वाले कैथोड मानते हैं, पहले वाले को एनोड मानते हैं, ठीक है। जो आपकी सेल रिएक्शन होती है इसमें जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे इधर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn2+, तो ये क्या आपका एनोड की तरह काम करेगा। और जिसका रिडक्शन होता है जो कि Ag+ से Ag है वो कैसे काम करता है, कैथोड की तरह। नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप E0 सेल वाला जो एक लेक्चर है, जो इससे पहले न्यूमेरिकल का लेक्चर है, वो जरूर देखें। और एक लॉग एंटी लॉग देखना ही मैंने बताया हुआ है। ये दो अगर लेक्चर आप देख सकते हैं तो आपको थोड़ा आसानी मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जो E0 सेल वाली बात है वो पूरा उस हिसाब से नहीं बताने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए इससे पहले उसका लेक्चर रखा गया था, ठीक है। फॉर्मूलाज ये है सारे के सारे, कैसे कैसे इनका यूज होगा और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है वो सब वहां पर बात करेंगे। एक बात जो बहुत नोटिस करने वाली है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला आगे रखते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखो। ये जो नंबर है ये 2.303 RT/NF को सोल्व करके आता है, जहां पर कि इन्होंने माना है कि टेम्परेचर 298 केल्विन है। अगर टेम्परेचर कुछ और दे दिया जाए 300 केल्विन, 350, 315, 310, तो फिर ये नंबर नहीं आएगा। फिर आप इस तरह इसी में वैल्यूज लिख के करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास दो हाफ सेल्स है, एक यहां और एक यहां। ये कहता है एक हाफ सेल में क्या है कि हमने कोई सॉल्ट भरा है आयरन का, जहां पे आयरन जो है आपका Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और एक तरफ सॉल्ट भरा है Ni2+ का, दोनों कंसंट्रेशन 1 मोलर, ठीक है। जहां पे आयरन का सॉल्ट भरा गया है वहां पर कहता है कि आयरन की स्ट्रिप उसमें डाल दी गई, एक पट्टी डाल दी गई आयरन की, और जहां निकल का भरा गया है वहां पे डाल दी गई निकल की, और इन दोनों को आपस में एक वोल्ट मीटर के जरिए कनेक्ट कर दिया गया। ये वोल्ट मीटर है, यहां इसे कनेक्ट कर दिया गया है, इसमें कोई रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो ऊपर जो बात लिखी है वो यही लिखी है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि क्या क्या पूछा गया। पहले कहता है इन विच सेल डज रिडक्शन अकर, इनमें से रिडक्शन किसमें होगा। ध्यान दीजिए, ना तो इसमें सेल रिएक्शन दी गई है ना इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। जब ना सेल रिएक्शन दी गई हो ना सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि फिर एनोड कैथोड का पता कैसे करते हैं। जो इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, जैसे यहां पर इन्हें रिडक्शन की फॉर्म में ले आओ, आप रिडक्शन की फॉर्म में ले आए। अब देखो किसकी वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है वो काम करेगी कैथोड की तरह, जो छोटी वैल्यू वो काम करेगी एनोड की तरह। तो यहां से साफ है, निकल है -0.25 और आयरन के लिए -0.44। तो यहां से क्लियर, निकल क्या है, इसकी वैल्यू बड़ी है तो निकल की जो इलेक्ट्रोड है वो काम करेगी, और निकल वाली हाफ सेल कैसे काम करेगी, कैथोड की तरह, उस पर क्या होगा, रिडक्शन। तो जो पहला है उसका आंसर क्या आएगा, जो निकल वाला हाफ सेल है ये कैसे काम करेगा, इसमें रिडक्शन होगा, कैथोड की तरह काम करेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कैसे किया पता चल गया, बड़ी वैल्यू देखी जाएगी रिडक्शन फॉर्म में। राइट द हाफ सेल इन्वॉल्व, ठीक है जी। जो हाफ सेल रिएक्शन को लिख लेते हैं। एक तरफ तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन। जो आयरन है बोल रहे Fe2+ से Fe, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड की तरह काम कर रही है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये जाएगा आपका Fe से Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये है हमारी एनोड,
फिर लिखेंगे कैथोड, निकल पे रिडक्शन हुआ है तो इसको कैथोड कैथोड है वो आपका, उसको हम रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं Ni2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Ni। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड, विच मेटल इज एनोड? एनोड क्या है? आयरन आपकी एनोड होगी, ठीक है। फोर्थ कहता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू वोल्टमीटर। इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि एनोड में आयरन है, कैथोड निकल है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन कहां से कहां होगी आपकी? आयरन से निकल वाली हाफ सेल की तरफ। जो आयरन हाफ सेल है आयरन वाली हाफ सेल है उससे निकल हाफ सेल की तरफ होगी, ठीक है, इस तरफ। अच्छा, फिर कहता है कि what would be the effect on voltmeter reading if Fe2 plus concentration increase? अगर Fe2 plus concentration को इंक्रीज कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा इसकी रीडिंग पर? देखिए कैसे इसको करेंगे। मैं इस वाले को थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, इसको थर्ड को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। आयरन एक्ट एज एनोड की तरह, ये जो है Fe एक्ट एज एनोड, ठीक। मैंने क्यों ऐसा किया? मैं इसके लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख देता हूं जरा। यहां पे क्या बचेगा मेरे पास? Fe सॉलिड प्लस Ni2 प्लस एक्वस गिव्स यू Fe2 प्लस एक्वस प्लस Ni, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से क्या है, इसने बोला है कि वोल्टमीटर की रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा कि Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे। देखो, अगर मैं इसके ई सेल का फॉर्मूला लिखता हूं तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन हाफ का 2, ठीक है। जब टेम्परेचर ना दे रखा हो तो 298 केल्विन लेकर चलेंगे उसको। लॉग आयोनिक टर्म, ये बोलते ना आयोनिक टर्म, किस तरफ? आपकी प्रोडक्ट साइड पर लिखा होगा कहीं पे मैंने। अच्छा, जैसे यहां पे दिखा दिया है Zn2 प्लस का मतलब ये सेल रिएक्शन थी ना, इसके हिसाब से लिख गई है इक्वेशन आपकी कि प्रोडक्ट साइड पर जो आयोनिक टर्म है ये लिखा हुआ है आयोनिक टर्म प्रेजेंट एट द साइड ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या रहेगी? आयोनिक टर्म प्रेजेंट एट द साइड ऑफ रिएक्टेंट, और उनकी स्टोइचियोमेट्रिक पावर बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड मेरे पास क्या है? Fe2 प्लस है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे, डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड में क्या है? Ni2 प्लस, जो आयोनिक टर्म है सिर्फ उन्हीं का लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब समझना जरा, ये कहता है कि भाई आप Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो बताओ क्या क्या फर्क पड़ेगा हमारी वोल्टमीटर की रीडिंग पर। तो देखो, जो आपका Fe2 प्लस जब ये बढ़ेगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना। और ई नोट सेल में से आप एक बड़े नंबर को माइनस करोगे तो नेट रिजल्ट क्या बढ़ेगा? छोटा बचेगा ना। तो इसलिए इसकी जो रीडिंग होगी उसमें क्या होगा? जो रीडिंग दिखा रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करंट जो रीडिंग बनेगी वो क्या कर जाएगी? वो डिप करेगी, मतलब डिक्रीज, उसमें डिक्रीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, मतलब उसमें रीडिंग क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, कहने का मतलब ये है। और सिक्स क्या कहता है? व्हाट विल बी द वोल्टमीटर रीडिंग व्हेन द सेल रीच इक्विलिब्रियम? जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो ऐसे क्या हो जाएगा? आपका जो सेल होता है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि ये जीरो कब होगा? जब ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा, जितना कि ई नोट सेल कट, तो वोल्टमीटर पे रीडिंग आपकी मतलब वोल्टमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन इन रीडिंग इन वोल्टमीटर, मतलब आपकी सेल ने काम करना बंद कर दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? Cu2 प्लस CO जा रहा है, ई नोट के लिए दे रखी है, Ag प्लस से Ag ई नोट के लिए देकर रिडक्शन फॉर्म में दे रखी है वैल्यू, और रिडक्शन फॉर्म में दिया हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? कैथोड माइनस एनोड, ठीक है जी। ओके, तो मतलब गैल्वेनिक सेल बनाओ, उस डाटा ये ऊपर दिया गया डाटा इसके बेस पर गैल्वेनिक सेल बनाओ। गैल्वेनिक सेल बनाने का मतलब क्या होता है?
ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है, इससे पहले लिखूंगा एनोड को। दोनों में किसकी वैल्यू छोटी है रिडक्शन फॉर्म में, ऊपर वाले की Cu की, तो वो क्या एनोड। एनोड को दिखाते हैं ऑक्सीडेशन फॉर्म में, Cu से Cu2+। Ag क्या आएगा आपका रिडक्शन फॉर्म में। सॉल्ट ब्रिज के बाद ये हमारा गैल्वेनिक सेल हो गया। सेल रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, जो आपका एनोड की तरह काम करता है उसे दिखाते हैं ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, और जो आपका कैथोड की तरह काम करता है उसे दिखाते हैं रिडक्शन की फॉर्म में। ऐसे जो मेटल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उसे वो सॉलिड स्टेट में है, मरकरी को छोड़ दो उसमें, और जो आयनिक फॉर्म होते हैं उन्हें एक्वस सॉल्यूशन दिखाया जाता है, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है जी, हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल बन गया, जिसमें हमारी एक एनोड हाफ सेल, ये हो गई हमारे पास एनोड हाफ सेल, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये एनोड की तरह काम कर रहा है क्या, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये काम कर रहा है आपका कैथोड की तरह, तो ये हो चुका आपका रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब इसका बोलता है फॉर व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन will the EMF of the cell be 0 at 25 degree centigrade if the concentration of Cu2 plus is 0.01 molar। ठीक है, ओके। तो देखिए ई सेल, हमारा जो फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दोनों कैसे होने चाहिए आपके रिडक्शन फॉर्म में, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, कि n की वैल्यू कितनी है इसमें 2 है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये +2 से 0, ये 0 से +2, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई, ठीक है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मतलब Cu2+ की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ऊपर क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब ये कहता है कि इसकी वैल्यू दे रखी है Cu2+ की, ये दे रखा है आपको 0.01 मोलर, ये दे रखा है आपको 0.01 मोलर, ठीक है। तो कहता है बताओ Ag कंसंट्रेशन कितनी हो कि इसको सोल्व करे, मतलब यहां पे 0 आ जाए, आपका ई सेल कितना आ जाए 0 आ जाए, ठीक है, ओके। तो देखते हैं जी, करते हैं कैसे करते हैं। तो कैथोड फॉर्म में दिखा रखा है ये, तो कैथोड फॉर्म में कैथोड कौन Ag है, तो 0.80 माइनस 0.34 माइनस 0.0295 लॉग 0.001 है, तो इसको लिख सकता हूं 10⁻², डिवाइड बाय Ag प्लस की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता कितनी होगी, इस ऊपर इधर 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं पहले थोड़ा सा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46 आ जाएगा, ठीक है। 0.46 आ गया माइनस 0.0295। अच्छा, इसने एक बात बोली यहां पे, ई सेल कितना लेना है आपको, मतलब ई सेल कितना हो जाए आपके पास 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.295। मैं इसको लिख सकता हूं ना log 10 की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, और -2 log Ag प्लस की कंसंट्रेशन, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.46 डिवाइड बाय माइनस का 0.0295 इक्वल टू log 10 1 होता है, log 10 क्या होता है 1 होता है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया 2, इस पूरे को सोल्व करके आ गया 2 माइनस 2 log Ag प्लस की कंसंट्रेशन। अब इसको एक बार थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, और अगर मैं कट कर देते हैं पहले,
देखिए 0.46 डिवाइड बाय 0.0295, 15.59, यहां पे आ गया 15.59, 15.59। इसको सोल्व करके ये 2 इधर प्लस का इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, माइनस का 2 log Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इसको सोल्व करें कितना आएगा, 13.59 आएगा, 13.59 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस साइन को भी यहां ले आते हैं, इक्वल टू क्या आया, log Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इसको 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया हमारे पास, 6.79 माइनस का। अब ये जो लॉग है, इस तरफ जो लॉग था, ये जो इस तरह से है, log Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन, लॉग इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ -6.79 इक्वल टू Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन। एंटी लॉग देखना आपको सिखा रखा है हमने, पॉइंट से पहले जो नंबर है, साइन को भूल जाओ, माइनस को भी, 6 से बड़ा नंबर क्या है, 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इस नंबर को 7.00 माइनस 6.79, कितना आया आपका 12.0। तो ये हमारे पास आया। अब मैं लिखूंगा कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, ये आएगा आपका एंटीलॉग ऑफ 7 बार, 7 में से माइनस करके बचा कितना, 21, ठीक है। अब क्या है, 7 एंटीलॉग देखा जाता है आपका पॉइंट के बाद के 2 नंबर का तीसरे में, तो 0.21 का आप 0 में देखेंगे, तो एंटीलॉग टेबल देख लेते हैं एक बार, हमें चाहिए 0.21 का 0 में आएगा आपका 1622। तो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं थोड़ा, कि Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आई, 1622 आई थी, 1622। हमेशा पहले नंबर का पॉइंट, और जो पॉइंट से पहले नंबर था वो 10 की पावर में चला, 10 की पावर माइनस के 7। तो ये आपकी Ag प्लस आयन की वो कंसंट्रेशन आएगी जहां पे आपका ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग कुछ गलती तो नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, मैथ पूरा का पूरा यही रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, जैसे ही आप नाम सुने सॉल्ट ब्रिज, उसके पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। तो क्या उसका काम होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, हाँ जी होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका काम ही क्या होता है कि जब एक, उसका हम यूज क्यों कर रहे थे, उसका यूज इसलिए कर रहे थे, हमारे पास जो 2 हाफ सेल थे उनमें से एक में क्या होता है, एक में कटाने की संख्या बढ़ जाती है, एक में लाइन की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण सेल काम करना बंद कर देता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, जब हम सॉल्ट ब्रिज को इसके अंदर डालते हैं तो वो इन दोनों इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या है, अनायन आ गए थे बहुत ज्यादा, इसके चारों तरफ कटायन आ गए थे, उनको वहां से हटाने का काम करता है। तो दोनों जो हाफ सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है कि क्या वो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी थी हमारी, जो हमारी यहाँ पे थी। अब ध्यान रखो, इसने इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोला है, इसने इलेक्ट्रोड बोला है। एनोड पे माइनस चार्ज था ना, इलेक्ट्रॉन थे, और कैथोड की तरफ जा रहे थे, तो कैथोड को क्या मानते हैं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज। कहता है इसका सेल पोटेंशियल बढ़ा दे, क्या उसका ये काम होता है। दूसरा कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब एनोड, उसका सेल पोटेंशियल घटा दे, क्या ये काम होता है। नहीं भाई, अगर ऐसा होगा, डिमांड और सप्लाई, जहां से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और यहां से जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो ना के बराबर है बिल्कुल, तो ऐसे में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमारा सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एलिमिनेट द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो ये हाफ सेल थे दोनों, इनमें जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको हटाने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। किसके साथ है, आपका मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। अब सेकंड पे आते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 विद अगर इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट बेस, बिकॉज अगर एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है तो कहता है कि इसमें जो KNO3 का यूज करते हैं सॉल्ट बेस में, उसके पीछे कारण क्या होता है। पहला कहता है कि K+ का साइज बड़ा होता है NO3 से, ये बिल्कुल गलत बात है।
दूसरा कहता है वेलोसिटी ऑफ NO3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K+। ये तो और भी गलत हो जाएगी। क्यों? अगर एक तरफ जहां मान लो मैं कहूं कि NO3 को आना है यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, इस तरफ जल्दी 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 NO3 आ जाए और K+ यहां पे धीरे धीरे आए, तो ये सेल तो हो जाएगा, ये हाफ सेल तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, ये काफी देर बाद होगा। तो ऐसे में तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं है, ये भी गलत है हमारा। कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ NO3, ठीक है, गलत है। वेलोसिटी ऑफ K+ एंड NO3 आर नियरली द सेम। ओके, बोथ वेलोसिटी एंड साइज ऑफ K+ एंड NO3 आर सेम। नहीं, बिल्कुल नहीं है। NO3 माइनस का साइज जो होता है K+ से काफी बड़ा होता है। तो ये गलत हो गया आपका डी और बी। सॉरी, ए भी गलत हो गया, साइज की बात नहीं है। कौन सा आंसर सही है? सी। अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब सॉल्ट में पढ़ाया था ना, उसमें टॉपिक करता आयनिक मोबिलिटी, और मैंने कहा था कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी यही इंपॉर्टेंस है कि दोनों हाफ सेल को क्या एक साथ ही उसे न्यूट्रल करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाना होता है, ताकि सेल लंबे टाइम तक काम कर सके। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सी। नेक्स्ट है, सॉल्ट ब्रिज में कंटेन, एक सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या हो सकता है? ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl एंड अगर अगर, ओके, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 एंड अगर अगर, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3 एंड अगर अगर, ऑल ऑफ दीज। देखिए, अगर अगर तो सभी में है, ठीक है, अच्छी बात है। जो हमारे पास आयन है, मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको कि जब हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज में, तो उसमें क्या होता है, सब कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होती है, उनमें से एक क्या था आपका? उनमें से था आयनिक मोबिलिटी। क्या था? आयनिक मोबिलिटी। अगर मैं इनको इनके आयंस में तोड़ता हूं, K+Cl K+ NO3 NH4+ NO3, ये जितना भी है, ये सारा का सारा जो है, इसमें जो कटायन और अनायन है, इन तीनों में उनकी आयनिक मोबिलिटी लगभग लगभग 7, लगभग लगभग बोल रहा हूं 7.8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट होती है। आयनिक मोबिलिटी बताया था ना क्या होती है, कि हमारे पास जो एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक वो सेल ले रहा हूं मैं, हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहा हूं। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे जो आयंस है हमारे पास, कटायन और अनायन, जो कटायन और अनायन होंगे, तो कहता है कि अगर यहां पर जो बैटरी ना 1 वोल्ट की हो, 1 वोल्ट बैटरी है, तो कहता है 1 सेकंड में ये आयंस अपने से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसे क्या बोलते हैं? उसकी आयनिक मोबिलिटी। तो ये जितने भी हमें सॉल्ट दिए गए, इन सब में कटायन और अनायन की आयनिक मोबिलिटी लगभग लगभग क्या है? कंपेरेबल है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों हाफ सेल्स को लगभग लगभग एक ही टाइम पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा डी। हाँ जी हाँ, हम इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का यूज में कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, which graph correctly correlate E cell as a function of concentration for the cell। ये आपको सेल रिएक्शन दे रखी है, ये इसका E0 सेल दे रखा है। कहता है y एक्सिस पर तो E सेल है यहाँ पे, और x एक्सिस पर log base 10 concentration of Zn2+ डिवाइड बाय concentration of Ag+ का स्क्वायर। ठीक है जी, देखो हमारे पास हमें पता है, इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? E सेल इज इक्वल टू, E0 सेल दे रखा आपका 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब Zn2+ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन और उसका स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो यहां से एक बात पता चलती है कि जो आपका E सेल है वो 1.56 से क्या आएगा? छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आपके x एक्सिस पर प्रेजेंट चीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब इसका जो रेशो है ये जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी वैल्यू कम होती चली जाएगी। भाई समझ ना मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूं बहुत सिंपल सी बात है। जितनी ये वैल्यू बढ़ेगी उतना ये नंबर बड़ा हो जाएगा, जितना ये नंबर बड़ा होता जाएगा उतना इसमें से उसको घटाएंगे तो नेट रिजल्ट क्या होगा? छोटा होता जाएगा। मेरी बात आई समझ में? तो यहां पर जो ये कंसंट्रेशन है, ये जो टर्म जो यहां पे लिखी हुई एक्स एक्सिस पर, इसका रेशो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, ये हिस्सा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? ई सेल का छोटा होगा। ठीक है, मतलब ये तो समझ में आया कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फिर हमारे पास, मतलब मैं यहां
जीरो से इधर इस तरफ राइट साइड पे जाऊंगा तो ग्राफ तो मेरा डिक्लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या हो गया, एक तो ये गलत हो गया, दूसरा ये गलत हो गया, लड़ाई इन दोनों के बीच में है, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, y एक्सिस पर ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, ये हिस्सा वेरिएबल x एक्स में इसकी वैल्यू चेंज हो, ये क्या हो गया m, सॉरी ये हो गया x, ये क्या है स्लोप हो गया m, इसका क्या माइनस लिखा हो, ये क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा। इनकी कंसंट्रेशन कुछ भी, इनका रेशो कुछ भी आता रहे, कुछ भी लेते रहो, लेकिन जो Zn2 प्लस और Ag+ है उसके लिए E नॉट सेल की वैल्यू फिक्स होती है ना। अगर इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो Zn2 वाले का क्या होता है, E नॉट Zn2+ से Zn फिक्स है भाई, -0.76 वोल्ट होगा। ओह चलो कोई नहीं, देखेंगे इसको भी। और दूसरा जो हमारे पास है, जो Ag वाला है हमारे पास, E नॉट Ag+ से Ag इज इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट होगा। ये फिक्स चीज हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो फिक्स रहेगा। तो ये क्या कांस्टेंट है C, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का mx प्लस c। ये इक्वेशन किसकी बनी, स्ट्रेट लाइन की, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इन दोनों में से देख लो स्ट्रेट लाइन कौन सा, ये वाला है, और यहां पे जब ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो ये डिक्रीज भी कर रहा है, तो कौन सा आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका ये बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, द नेक्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस दिस log Q इंडिकेट दैट Q विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, K KC के बराबर कब होगा, ये कंडीशन दी है। तो देखिए एक बार, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln Q इसने बोला है, ठीक है। मैं KC लेके चलता हूं। KC का टाइम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइम क्या होता है, सेल काम नहीं कर रहा होता क्योंकि उसका ई सेल क्या होता है, 0 हो चुका होता है। तो ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तभी क्या होगा आपका जो मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइम क्या होता है, ये 0 हो जाता है। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इस कंसंट्रेशन की एक फिक्स वैल्यू होती है जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। और क्वोशेंट फैक्टर क्या हो, इस कंसंट्रेशन के रेशो को क्या बोलते हैं, क्वोशेंट फैक्टर। तो Q इक्वल टू KC कब आएगा, जब आपके ई सेल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब जाके ऐसा होता है कि हां अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ चुका है। मतलब RT अपॉन NF ln KC इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, E नॉट सेल के बराबर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये तो होता है E नॉट इक्वल टू RT NF ln KC, ठीक है। तो अगर ये 0 कर दिया जाए तो जिस वैल्यू पे ऐसा होगा Q QC वैल्यू क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, KC बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अगर आपने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ी है, जो हमने लेक्चर लिया था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स का, आप में से कई लोग लगा होगा क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं। अगर आपने वो पढ़ा है, ढंग से समझा है, तो देखते ही क्वेश्चन खत्म है तुरंत। और अगर आपने वो नहीं किया है तो आप कितनी नस्ट इक्वेशन की वो फॉर्मूला पढ़ते रहो, आप इसको सोल्व कर ही नहीं सकते, 1% भी चांस नहीं है। जैसे मैं समझाता हूं, देखो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, आप उसे अपनाइए ना अपनाइए वो आप पे डिपेंड करता है, कि कभी भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही किसी एक आंसर पे सीधे कंक्लूजन मत पहुंचो कि हाँ भाई ये आंसर ठीक है। हमेशा पहले 2 इनकरेक्ट आंसर्स जो आपको लगते हैं उन्हें कट करो, हमेशा, अगर आप ये चाहते हैं गलती होने के चांसेस कम हो। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, मैं पहले इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। इसने सेल रिएक्शन मुझे दिखा दी, ओके अच्छी बात है। अब इस सेल रिएक्शन जब मैंने देखा तो मैं इसमें क्या नोटिस करता हूं कि भाई इसमें तो क्या है कि यहां पर इस पूरे में सॉलिड स्टेट नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। अब सॉलिड स्टेट नहीं लिखा हुआ है तो भी किस किस तरह की इलेक्ट्रोड, देखो एक ही मेटल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई गई है, जैसे कि Fe2+ से Fe3+, Cr+6 से Cr+3,
और जब भी एक ही मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई जाती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। और उसमें क्या होता है, उसमें फेस चेंज नहीं लगाया जाता, उसमें फेस चेंज नहीं होता, कॉमा दिखाया जाता है। तो सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे Fe2 प्लस Fe3 प्लस के बीच में क्या, फेस चेंज कट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले में भी क्या आ गया, फेस चेंज कट, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में क्या है, हाँ इनमें दो आयंस के बीच में फेस चेंज नहीं है, कॉमा है, ठीक है। अब देखो समझ में बात को, आप कितने फोल्डर मार रखे हो आपने, इन दो को काटने के लिए क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस टाइप के इलेक्ट्रोड, वो पता होना चाहिए। वो नहीं पता है तो खेल खत्म, फिर तुक्का ही मार के आएंगे आप, ठीक है। अब यहां पे देखो तुरंत में दो काट दी। अब अगर मैं रिस्क भी लेता हूं तो उसके सही होने के चांसेस कितने, 50%, हालांकि बिल्कुल एक्यूरेट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे Cr वाला क्या जा रहा है, ये आपका +6 से जा रहा है +3 पे, इसका रिडक्शन हो रहा है +2 से +3 जा रहा है। मतलब Fe वाला क्या ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, वो एनोड पे होना चाहिए। एनोड सॉल्ट ब्रिज से कहां होती है, पहले की तरफ। तो इसमें क्या है, देखो Fe2 प्लस Fe कॉमे के साथ कहां लिखा हुआ है, पहले ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा है, ये रिडक्शन फॉर्म में लिखा है, ये आपका सही होगा। कॉमा तो इसमें भी आ रहा है फेस चेंज के, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको दिखा रखा है एनोड वाली साइड में, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहां दिखा रखा है, कैथोड वाली साइड में, कट। इस तरह से सही है। नेक्स्ट इसकी बात कर ले। अब ये कौन सी इलेक्ट्रोड आ गई भाई, इसमें एक तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये रही मेटल मेटल आयन सोल्यूबल सॉल्ट, एक है कैलोवल इलेक्ट्रोड। अगर अब आपको यही नहीं पता कैलोवल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने सिर्फ एक ही चीज की हुई है कि भाई ऐसे किया जाता है इसको, तो खाली कि Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस, और फिर आपका Cu2 प्लस एक्वस से Cu सॉलिड, आपने सिर्फ यही चीज की हुई है, तो फिर खेल खत्म है। कर ही नहीं सकते आप इस तरह की चीजों को, क्यों, इसमें कोई कैलकुलेशन तो करवा नहीं रहा है आपसे, वो रिप्रेजेंटेशन के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा देखिए, अब यहां पर मैंने क्या देखा, ये जा रहा है 0 से +2, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जा रहा है आपका +1 से 0, इसका हो रहा रिडक्शन। तो कॉपर वाली चीज कहां आनी चाहिए, सॉल्ट ब्रिज के बाद में आनी चाहिए, ठीक है जी। और मरकरी वाली कहां नहीं चाहिए, सॉरी कॉपर वाली सॉल्ट ब्रिज से पहले आनी चाहिए। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, और यहां रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पर होता है, ठीक है जी। तो अब ऑक्सीडेशन क्या सॉल्ट ब्रिज से पहले आना चाहिए, तो सॉल्ट ब्रिज से पहले कॉपर हो, बाद में Hg हो, मुझे वो चीज देखनी है। तो सॉल्ट ब्रिज से पहले कॉपर 1 2 3 तीनों में है, इसमें नहीं है तो पहले तो इसे कट मार दो, ये तो गलत हो गया जी, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में लड़ाई है, अब इन तीनों में क्या दिखाया गया, हाँ जी ठीक है, कम से ज्यादा कम से ज्यादा कम से ज्यादा, इतना तो आपको आता ही है कि सारे ये मेटल मेटल आयन सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड दिखा दी इधर। अब इधर कैलोवल इलेक्ट्रोड, अगर अब आपको कैलोवल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता कि जब उसे वो एनोड की तरह काम कर रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड की तरह काम कर रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो खेल खत्म। कि आप क्या सोचेंगे भाई +1 से 0, यहां भी +1 से 0 जा रहा है, यहां ठीक उल्टा दिखा रखा है, गलत हो गया, यहां भी +1 से 0 जा रहा है। तो अब इन दोनों में से मैं किसको ठीक करूं, तो तुक्के की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैलोवल इलेक्ट्रोड जब वो कैथोड की काम करती है, यहां कैथोड की काम करती है, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सट्रीम राइट पर क्या होता है, इसे मैंने ना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में एक बात बोली थी, कैथोड जो होगा ना उसके एक्सट्रीम राइट पे क्या लिखा जाएगा, सॉलिड स्टेट, और एनोड के एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या लिखा जाएगा, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इस बेस पर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मरकरी तक जाऊंगा तो ये लिक्विड स्टेट आएगा, सॉलिड स्टेट नहीं। और वैसे भी इसको जब कैथोड तक काम करते हैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में पढ़ी, दोबारा वो सारी चीज नहीं पढ़ा सकता मैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था, इसके आगे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके न्यूमेरिकल्स चलते जाएंगे काफी टाइम तक, थ्योरी चलती रहेगी, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो चलता रहेगा। और लेकिन इसके में बीच बीच में क्वेश्चन डालता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए थे आज वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जो बाद में हम लोग कर रहे हैं वो एंट्रेंस में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता वो आपको कि आप उसे करोगे तो 1 घंटा लग जाए, नहीं, उसे आपको कॉन्सेप्ट ही देखना होता है। कई बार तो बिल्कुल ऐसे टिक जैसे ये थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए और फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।